नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अनुभवी और बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट से, जिनका नाम है सुयश कुलश्रेष्ठ जी। नेत्रहीन बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना, कैंसर हॉस्पिटल में धर्मशाला का निर्माण करना, 1200 से अधिक बिल्डिंग का निर्माण करना, स्वर्ण जयंती पार्क बनाना, रामोजी फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को संभालना और एक ऐसा अवार्ड पाना जहां पे आपको एशिया का बेस्ट शोरूम बनाने का अवार्ड मिला हो। अपनी क्रिएटिविटी, अपने सोशल वर्क और अपने काम को एकजुट ला के सबके सामने प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। तो आइए बात करते हैं सुयश कुलश्रेष्ठ जी से। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत नमस्ते स्वागत है नमस्ते हमारे नमस्ते। अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात में। जी जी। आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। जो आपका इंजीनियर की जर्नी रही, एज अ वास्तु एक्सपर्ट आप कैसे लोगों के सामने आए और अपनी क्रिएटिविटी को कल्चर से कैसे मर्ज किया। देखिए, भोपाल में मैंने पॉलिटेक्निक से पहले डिप्लोमा सिविल किया था, तो उसके तुरंत बाद ही मेरी नगर निगम भोपाल में बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई वर्ष 1981 में। वहाँ पर मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री राजीव वर्मा जी थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, आप ऐसा करिए हायर एजुकेशन करिए। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं हायर एजुकेशन के लिए मैंने पोस्ट डिप्लोमा टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, बीटेक और एमटेक स्ट्रक्चर डिज़ाइन फिर किया। और ऐसा लगा मुझे कि मुझे अपने फ्रीलांस होकर काम करना चाहिए, तो मैंने वर्ष 1987 में नौकरी छोड़ के अपना खुद का व्यवसाय आरंभ किया। नगर निगम का जो आपका सफर था वो कैसा रहा। नगर निगम का सफ़र बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय कॉलेज से निकले थे। एक जीवन के प्रति एक अलग उत्साह था, कुछ करने की तमन्ना थी, कुछ उमंग थी। और हमें नगर निगम भोपाल में एज ए इंजीनियर रखा गया। तो शुरुआत में वहाँ पर जो भी बिल्डिंग परमिशन होती थी उनके प्रकरण देखने जाना पड़ता था, साइट विजिट जाते थे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे बैरागढ़ क्षेत्र का काम मिला और वहाँ पे बैरागढ़ क्षेत्र का मैं पूरा इंचार्ज रहा। तो बड़ा अच्छा लगता था, एक एक स्टूडेंट लाइफ से एक अधिकारी के रूप में जाना। वहाँ पर ऑफिस में जाते थे तो स्टाफ आके खड़ा होता था, नमस्ते करता था। तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा लगता था कि एज बॉस अपने आप को महसूस करते थे। फिर हम कुछ अतिक्रमण तोड़ने जाते थे तो वहाँ पे भी सब बोलते थे कि आप ऐसा करिए, उनसे बात करिए। तो वहाँ पे भी एक अधिकारी के रूप में कार्य करना अच्छा लगता था, पर कहीं कुछ विसंगतियाँ थीं जिनको हम समझौता नहीं कर पा रहे थे। और हमें ऐसा लगता था कि शासन तंत्र में कुछ ऐसा है कि गरीबों के प्रति अन्याय हो रहा है, अमीरों के प्रति सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं उस तंत्र का, उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो असामान्यता तो लगती थी, पर फिर भी चूंकि नौकरी थी और परिवार में संयोग से हमारा परिवार ऐसा था कि हमें नौकरी की, मैं परिवार में सबसे छोटा था, तो ऐसा कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे पिताजी ने भी हमसे कहा कि अगर तुम स्वतंत्र करना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र कार्य करो, क्योंकि उसमें एक बड़ा आकाश मिलता है काम करने के लिए और यहाँ एक सीमित दायरा रहता है। हम्म। आपने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जैसे उसमें से एक रामोजी फिल्म सिटी जी। जैसे बड़े प्रोजेक्ट को संभाला आपने। वहाँ का अनुभव कैसा था और आपने वहाँ से ऐसी क्या चीज़ सीखी जो कि आप अपने अभी भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हो? देखिए, रामोजी फिल्म सिटी में आपको बताऊं, भोपाल भारत के लिए या विश्व के लिए एक बहुत कलाकृति के रूप में एक धरोहर है। निश्चित रूप से आप अगर मन में स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग कैसा होता है, जैसा कि हम किताबों पढ़ते हैं या सुनते हैं, और हमारी कल्पना में जो स्वर्ग रहता है, या एक हमारे जीवन की चरम सुख की एक सीमा रहती है कि हम कहाँ पर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, वो अगर आप कल्पना करते हैं और वो कल्पना का साकार रूप देखना चाहते हैं, तो रामोजी फिल्म सिटी है। निश्चित रूप से उसके संस्थापक रामाजी राव एक विजनरी थे। उन्होंने एक दिमाग में तय किया कि हम भारत को ऐसा शानदार फिल्म सिटी बनाएंगे, और उन्होंने फिल्म सिटी का डिज़ाइन किया। उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के जितने फिल्म निर्माता हैं वो भारत में ही फिल्म बनाएं। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि फिल्म निर्माता अपने जब सेट्स बना जाते हैं, अपना लोकेशन तैयार कर लेते हैं, तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता। तो उनके दिमाग में बात आई क्यों ना इसको एक टूरिस्ट सेंटर बना दिया जाए। तो मेरा वहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर टूरिज्म में वहाँ था। तो हम किस प्रकार से टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाएँ, वहाँ के जो उपलब्धि है लगभग 1000 हेक्टेयर में बना हुआ है। तो
मैं तो ये निवेदन करूंगा हर एक व्यक्ति को जाके रामोजी फिल्म सिटी देखना चाहिए। तो हम सपने में कोई चीज़ सोचते हैं और उसको आधार रूप में या व्यवहारिक रूप में परिणत कैसे कर सकते हैं, ये रामोजी फिल्म सिटी में हमने करने का प्रयास किया। मुझे लगभग 3 महीने वहाँ काम करने का अवसर मिला। एक ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेंट कंपनी थी, उनके साथ हमने वहाँ पे वाटर पार्क बनाए, वहाँ पे फेम हॉल ऑफ फेम्स बनाया, वहाँ पे एक मल्टी यूनिट बनाया, एक हॉल ऑफ फेम के साथ एक स्टोरी टेलर स्टूडियो बनाया। तो वहाँ जाके महसूस होता है कि आपके सपनों की ऊंचाइयाँ को परिवर्तित करने में कोई परेशानी नहीं है। आप सपने जितने ऊंचे से देखेंगे, आप आधारभूत रूप पे उनको व्यवहारिकता में परिणत कर सकते हैं। ये बात मेरे को महसूस हुई। और सबसे ज़्यादा उन्होंने सब रामोजी फिल्म सिटी में इस बात का प्रयास किया कि अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। वहाँ के पहाड़, वहाँ की हरियाली, वहाँ की खुशहाली, वहाँ के अलग अलग पौधे, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पक्षी, छोटे तालाब, छोटी पहाड़ियाँ, उन सब का उपयोग किया है। और आपने देखा हो कई फिल्मों में उसका बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कहीं अपने भारत देश के किसी फिल्म सिटी में हैं। और मैंने अपने जो भी प्रोजेक्ट मैंने किए उनमें प्रयास किया कि कुछ न कुछ इस प्रकार का उसमें समावेश किया जाए कि हम लोग ऐसा महसूस करें कि ये कुछ नई चीज़ है, कुछ आर्ट है, कुछ भारतीय संस्कृति का समावेश है, कुछ भारतीय पुरातत्व का समावेश है, भारतीय कला का समावेश है। इस बात का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि नेचर को उनने किस तरीके से कंबाइन किया है, और उसको देखना ज़रूर चाहिए। जी। मैं भी जाके एक बार देखना हाँ, पसंद बिल्कुल हर करूँगी। व्यक्ति को देखना चाहिए। और वहाँ पे खास बात ये है कि आप ये महसूस करेंगे कि हमने कल्पना में सोचा था यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, कि आपको महसूस होता है, आपके दिमाग में लगता है कि सुबह सुबह हम फूलों की घाटियों के बीच में घूमें, तो वाह! आपको वो फूलों की घाटियाँ मिलेंगी। आपको महसूस होता है कि कोई चांदी की झरना बह रहा है, आपने सपना देखा, तो वहाँ पे चांदी का मतलब आर्ट वर्क है, पर ऐसा लगता है कि वो चांदी का झरना बह रहा है। तो ऐसे कई बातें आपको महसूस होंगी जो वहाँ पर कल्पनाओं को साकार करने का जो एक मानसिकता वो वहाँ महसूस होती है खास बात। वाह! आपने 1200 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई हुई जी जी हैं। जी उसमें से एक जो मैं जिसका बात करना चाहूँगी, आपने मानव संग्रहालय का एक गेट बनाया है। जी जी। उसकी मैं स्टोरी जानना चाहती हूँ। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मानव के विषय में सबसे बड़ा संग्रहालय है। मानव की जो पूरी गाथा है उसके बारे में वहाँ जानकारी दी जाती है। और ये विश्व में केवल 2 जगह इस प्रकार के संग्रहालय हैं। तो भोपाल या मध्य प्रदेश या भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। वहाँ पे कई इस प्रकार की बिल्डिंग्स है जिसमें हमने भारतीय संस्कृति या उस संस्कृति से समावेश किया है। माजुली गेट जो है आसाम की एक ब्रह्मपुत्र नदी है जिसके बीच में एक माजुली गेट है। माजुली एक द्वीप है और उसके प्रवेश द्वार पे वहाँ के जो रहवासी पूर्व से जो थे, उन लोगों ने ऐसा महसूस किया कि अगर ये महाद्वीप को द्वीप को अगर एक पर्यटक या एक ऐशो आराम का जगह बना दिया जाएगा तो उसका जो मूलभूत उसका अवधारणा वो खत्म हो जाएगी। वो एक पवित्र जगह मानते हैं और उस अपने देवताओं का वास मानते हैं। हुँ, हम लोगों ने ये कई जगह गलती की है जो हमारे देवी आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक पर्यटक जाते हैं, तो वो आस्था की बजाय वो पर्यटन में अधिक विश्वास करके वहाँ की जो मूलभूत भावना है वो समाप्त कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माजुली गेट का उन लोगों ने निर्माण किया। उस गेट के पीछे ये अवधारणा थी कि हमारे जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देव हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो सहायता करने वाले अलग अलग योनि में जो पशु हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं हमको सहायता करते हैं, उन लोगों की आकृति का बनाकर एक गेट बनाया जाए। और इसको करापात द्वार भी कहा जाता है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इस द्वार के नीचे से जो निकलेगा, अगर बुरी शक्तियां हैं या किसी के मन में बुरा विचार है, हुँ। तो वो व्यक्ति को सकारात्मक विचार उसके मन में आएंगे। और ख़ास बात ये रहेगा कि उसमें वो व्यक्ति एक पॉजिटिव ऑरा लेके जाएगा, वहाँ से ईश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए उस द्वार से जाएगा। उसकी मैं एक विशेष बात बताऊं कि उसमें जब हमने डिज़ाइन किया था तो वहाँ के इंजीनियर
हमारे साथ थे, और उनका ये विचार था कि जिन आदिवासियों द्वारा ये निर्माण कार्य माजुली में किया गया है, हम उन्हीं लोगों को बुला के करें। तो हम लोगों ने वहीं के कारीगर बुलाए, और उन लोगों ने मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहला अनुभव है, विधि विधान से उसका भूमि पूजन किया, 3 दिन तक पूजा करी। जब उसका उद्घाटन भी हुआ तब भी उन लोगों ने पूजा पाठ और नृत्य से और बहुत अच्छे संगीत से, भजनों से उसका शुभारंभ किया। वहाँ पर हम लोग का सम्मान भी किया गया विशेष रूप से, क्योंकि हम उसके साथ निर्माण कार्य से जुड़े हैं। तो एक अलग ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परस्पर मिलन का एक द्वार है, और मुझे लगता है कि भोपाल नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोगों को ये द्वार देखना चाहिए। और उससे संबंधित जो भी उसमें मूर्तियां हम लोगों ने बनाई है, उनका एक एक मूर्ति एक कहानी कहती है। तो उस कहानी के बारे में जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि वो उस विषय पे अगर मैं बोलूँगा तो 3 घंटा लग जाएगा। तो आपको करीब 15-16 उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उसको टाइम लगेगा। तो आप विस्तार से सोचने की बात है कि कैसे भगवान या पशु पक्षी या नेचर हमारा कैसे साथ देता है, और उसको पूजना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपने नेत्रहीन बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया था जी, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपको आए? देखिए, नेत्रहीन जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, उनको दृष्टिबाधित या नेत्रहीन कहना थोड़ा उचित नहीं होता। कुछ ईश्वरीय उनको है, उनको दूसरी शक्तियाँ ज़्यादा दी हैं, नेत्र बिल्कुल की शक्ति कम दी है। हम कहीं ना कहीं उनको अलग प्रकार से महसूस कराते हैं। मुझे मालूम है कि एक नेत्रहीन बच्चे से मुझसे कहा कि आप मुझे नेत्रहीन मत कहा करिए, आप में भी कुछ कमी होगी तो मुझ में कुछ कमी, मैं आपकी कोई कमी को इंगित नहीं करा तो आप मेरी कमी भी मत बताइए। तो मुझे उस बात चुभ गई। और यहाँ पर भोपाल में एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड बॉयज़ का एक हॉस्टल बनाने की जब कल्पना हुई, तो उस समय जितने भी आईएएस कोड थे कि इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या परेशानी होती है, उनको किस प्रकार के निर्माण कार्य में बाधाएं आती हैं, और उनको आने जाने में कितने प्रकार की परेशानी होती है, उनका खाना खाने का, उनका सामान रखने का, उनका टॉयलेट का, उनके स्टडी टेबल का, उनका सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने का, जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया वो इस प्रकार से किया कि उनको परेशानी कभी नहीं होती। आज की स्थिति है कि वो लोग अंदर कमरे में दौड़ते हुए जाते हैं, और वहाँ पर जो हमने फ्लोर यूज़ किया, वहाँ पर जो रेलिंग्स यूज़ की, वो टच उसमें किया है कि उनको मालूम है कि ये रास्ता ऊपर तक जाएगा, या ये कमरा टॉयलेट से अटैच है, या टॉयलेट में बाथरूम है, ये लेट्रिन है, वॉश बेसिन यहाँ है, शीट यहाँ है। तो एक बात का, इन सब बातों का विशेष उसमें समावेश किया है कि किस प्रकार से उनको परेशानी नहीं हो। और कभी आप वहाँ आइए, अलग से आप देखेंगे उन बच्चों को देख के आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये नेत्रहीन है। सब उनकी क्रियाकलाप ऐसे हैं, उनको ईश्वरीय शक्ति भी ऐसी है कि आपकी आवाज़ सुन के वो आपका नाम पहचान जाएंगे। दूसरे सेंसेस उनको बहुत तो जैसे मैं भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ हेलो गुड मॉर्निंग, तो बोले सुयश अंकल आ गए जिनने हमारी बिल्डिंग का नक्शा बनाया था। मुझे इतनी खुशी होती है, इन्हें वो मुझे देख नहीं पा रहे, पर मुझे मालूम है कि उनके मन में मेरे बारे में एक सकारात्मक सोच है, और उनको ये लगता है कि जहाँ वो रह रहे हैं उसको मैंने डिज़ाइन किया है। तो मुझे भी अच्छा लगता है ये चीज़, जहाँ वो रह रहे हैं वो सेफ है और बहुत अच्छा। आपको एशिया में बेस्ट शोरूम का बनाने का अवार्ड भी मिला है, तो उसके पीछे क्या कहानी थी? इसमें भोपाल में लगभग 20 साल पहले, भोपाल तब इतना फैला हुआ नहीं था, तो हमारे एक मित्र हैं मिस्टर SN माहेश्वरी जी, उनको विज़न था कि एक शानदार यहाँ पे ऑटोमोबाइल शोरूम चालू किया जाए। जब भोपाल इतना बड़ा नहीं था, उन्होंने जो जगह चूज़ की वो मिस रोड के आगे चयन किया। तो मैंने शुरू में उनसे कहा कि साहब ये थोड़ा जगह कम है, दूर है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कार के शोरूम के लिए बड़ी जगह होना चाहिए। उनका विज़न था कि बहुत अच्छी गाड़ियों की पार्किंग हो सके, तो इसके लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो जब हमने डिज़ाइन किया तो उस समय होशंगाबाद रोड, जो अभी नर्मदापुरम रोड के नाम से जाना जाता है, तो मेरी ये कल्पना थी कि रोड से निकलते हुए व्यक्ति को कार दिखना चाहिए। हालांकि उस समय रोड की जो ऊंचाई थी कम थी, और मुझे ऐसा आइडिया था कि लगभग ये 6 लेन या 8 लेन बनेगी। तो
एक दिमाग में एक बात आई कि ये लगभग रोड 3-4 फीट ऊंची होगी, और आज से 20 साल बाद इस रोड की ऊंचाई कहाँ आ सकती है, ये मेरी कल्पना में था। हम्म, तो मैंने उस हिसाब से बिल्डिंग की ऊंचाई का ग्राउंड फ्लोर बनाया, तो उस समय वो करीब 11 फीट ऊंचाई पे था। अच्छा। तो वो थोड़े नाराज हुए कि आपने बिल्डिंग हमारी कितनी ऊंची क्यों बना कितनी दी। ऊंची बना मैंने कहा नहीं साहब, कुछ 10-15 साल में आप ये रोड की जब लेवल ऊंचा होगा तो आपको नहीं लगेगा। आज की स्थिति है कि रोड से केवल 5 फीट ऊंची है। दी? ओ, उसमें हमने एक बात को विशेष ध्यान दिया कि एक मानसिकता रहती है, किसी की गाड़ी अगर सुधरती है हम्म, तो चाहे उसको गाड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता, पर वो गाड़ी के पास खड़ा होकर जरूर देखता रहता है। हाँ, ये एक मानसिकता रहती है। तो मैंने ये विचार किया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे जो जिस कंपनी का शोरूम है उसमें अलाउड नहीं है कि वर्कशॉप में कोई क्लाइंट जाके बैठे। तो मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा कैसे कर सकता है। तो हमने बेसमेंट में उसका वर्कशॉप डिज़ाइन किया, और उसके मेजनाइन फ्लोर पे एक कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी शॉप डिज़ाइन की। ओ, उस तो टाइम पे। जिस प्रकार का आप ये ग्लास देख रहे हैं, तो उसमें अभी डिज़ाइन है, तो उसमें आदमी व्यक्ति कॉफ़ी पीता रहता है और अपनी गाड़ी भी सुधरता देखते रहता है, हाँ, तो उसको मालूम रहता है कि भाई मेरी गाड़ी में ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। एक दूसरा हमने चीज़ बनाई कि वहाँ जब कारें खरीदने व्यक्ति जाता है तो अपने साथ पूरी परिवार लेके जाता है। हम्म, तो उसमें विशेष रूप से महिलाओं को खास रुचि रहती है कि हमारी गाड़ी हम्म, कैसी हो, और उसमें अपने साथ वो बच्चे भी ले जाता है। तो बच्चों का हाँ, कोई ऐसी विशेष, जो छोटे छोटे किड्स रहते हैं उनका कोई ज़्यादा वो डिस्टर्ब करते हैं या इधर उधर भागते रहते हैं, तो हमने फिर हाँ, वहाँ पे एक छोटा सा एक बच्चों का क्रेश बनाया। तो अच्छा, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चों का क्रेश भी है। तो वो बच्चे जाके वहाँ खेलते रहते हैं, खिलौने विलौने हैं। मान लो 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का, तो वो लोग बच्चे को वहाँ जाके। एंगेज हैं, सब सब लोग अपने काम में एंगेज हाँ, है तो कहीं ना कहीं। उसमें विशेष बात एक और रखी कि हमने कार लिफ्ट बना के छत पे उसका टॉप रूफ ऐसे डिज़ाइन की थी कि छत के ऊपर कारों की पार्किंग हो सकती है। तो कभी अच्छा, आप जाएं तो देखें उसमें छत में हाँ, कारें हाँ, रखी हाँ, रहती हैं। हाँ, और मिनिमम कारों की जो टर्निंग के लिए अगर अंदर कार आपको मोड़ना है, हम्म, तो जितना डायमीटर चाहिए रहता उसके हिसाब से हमने उसके, भोपाल में उस समय पीटी स्लेब्स का, जिसमें बीम्स नहीं आती हैं, क्योंकि जितना अपन विड्थ बढ़ाते हैं तो उससे सब बीम की डेप्थ बढ़ जाती है। तो शुरुआती दौर में पीटी स्लेब का उसमें प्रोविज़न किया। इसके लिए मुझे इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट और अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा बेस्ट ऑटोमोबाइल शोरूम का अवार्ड 2011 में दिया गया था। बड़ी बात है। थैंक यू। उस टाइम पे ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए और आगे के विजन को देखते हुए आपने उस चीज का निर्माण जी किया। आपने बड़े तालाब से रिलेटेड भी कुछ काम किया है, वो क्या काम था? जी, ये मध्य प्रदेश शासन का झील विकास प्राधिकरण विभाग था उस समय। हम्म, तो भोपाल का जो तालाब है वो भोपाल की एक धरोहर है। भोपाल का तालाब अ, विश्व का एकमात्र मैन मेड तालाब है। इसको जी, प्राकृतिक तालाब नहीं, ये राजा भोज द्वारा बनाया गया था, ऐसा बताया जाता है। और लगभग 30% इसका जो पानी है यहाँ की जो जनता उसको पीने के लिए दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि इसके आसपास कई पुरातात्विक स्थल भी हैं। उसको आसपास की जो ज़मीन है वो ज़मीन बहुत नमी वाली ज़मीन मानी जाती है। तो ये नमी वाली ज़मीन होने की वजह से इसको रामसर साइट के रूप में माना जाता है। किस किस के में? रामसर साइट, अच्छा, ये विश्व स्तरीय सम्मेलन होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में साइट्स डिक्लेयर होती है जिनका संरक्षण के लिए विश्व स्तर पे घोषणा की जाती है। हम्म, तो भोपाल के लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो बड़ा तालाब है ये रामसर साइट में आता है, और इसके संरक्षण के लिए शासन स्तर पर बहुत योजनाएं बनाई गई। हम्म, तो उस समय योजनाओं की कार्य किस प्रकार से किया जाए कि ये अधिकतम तालाब कितना ऊंचा होता है। हम्म, तो लगभग इसका 1664 फीट का इसका फुल टैंक लेवल है। और फुल टैंक लेवल के वहाँ मार्किंग की गई, तो उसमें हमको ये काम मिला था कि आप इस फुल टैंक लेवल के 50 मीटर के दायरे में कितनी बिल्डिंग्स आती हैं हम्म, या कितने निर्माण कार्य किए गए हैं, इस बात का काम आप करिए। ये लगभग मुझे 2003 में काम मिला था और नगर निगम द्वारा काम दिया गया था। और आप विश्वास नहीं कि उस समय तो इतने आधुनिक हमारी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें नहीं थी। हाँ, हम लोगों ने जो उस समय उपलब्ध चेन सर्वे, कंपाउंड सर्वे, डंपी लेवल वो उपलब्ध थे, उनके आधार पे इस पूरे तालाब को का सर्वे किया। उसके आसपास जितने भवन थे उनका हमने जानकारी डाटा तैयार किए थे। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताऊं कि ये 60 किलोमीटर के लगभग दायरे में तालाब फैला हुआ है। और मैंने लगभग इसको पैदल ही पूरा नापा है। तो मुझे मालूम है कि ये तालाब कितना खूबसूरत है,
इसके आसपास कितनी अच्छी खूबसूरत हरियाली है, इसमें कितने अच्छे पक्षी हैं, कितने अच्छे चट्टान वहाँ पर है जहाँ की देखने लायक है। तो मैं सही माने में बताऊँ कि जैसा मेरा लगाव तालाब से है, तो भोपाल के हर व्यक्ति का तालाब से लगाव होना चाहिए, क्योंकि जो तालाब में गंदे गंदे सीवेज लाइन डाले गए हैं, हाँ। तो उसको रोकने के लिए काम किया, पर उसमें भी शासन कहीं ना कहीं अभी पूरा सफल नहीं हो पाया है। तो नागरिकों को सोचना चाहिए कि वहाँ गंदगी ना करें, और इस बात का लगाव, इस बात का जुड़ाव तालाब से हम लोगों का रहा है, और हम एक भोपाल के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। ऐसे बहुत से शहर हैं बाहर में, देश में, जहाँ पे उनकी नालियाँ भी बहुत साफ रहती हैं। हाँ, बिल्कुल तो हमको भी उनसे इंस्पिरेशन लेनी लेना चाहिए कि हम हर जगह साफ सफाई बना के रखें, घर में ही नहीं और अपने वातावरण बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तालाब से मुझे याद आया कि इसमें मंदिर जो आते हैं वो सारे ओम शेप में आते हैं, तो जी जी। वो कैसे जुड़े थे और कौन कौन से वो मंदिर थे? देखिए, ये बहुत बड़ा शोध का विषय रहा है। अवश्य ये राजा भोज ने इस पूरे तालाब का निर्माण कार्य किया था, और उन्होंने नासा के द्वारा भी इस बात को सिद्ध किया गया, और भोपाल के, मध्य प्रदेश के और भारत के पुरातत्ववेत्ता और जो प्राकृतिक विज्ञानी, उन लोगों ने भी इस बात का खोज की है कि भोपाल से लेकर अगर हम रायसेन रोड पर जाएं तो कंकाली मंदिर है जी। उसके पहले विदिशा रोड पर सद्धारा टेम्पल समूह है, उसके आगे अगर भोजपुर रोड पर जाएं तो भोजपुर का मंदिर है, उसके पीछे आशापुरी है, और उसके बाद मंडी द्वीप है। तो ये पूरा अगर शेप को अगर देखा जाए तो एक हमारी वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट हैं श्रीमती पूजा सक्सेना, उन्होंने इस पर बहुत शोध किया, और हम लोगों ने इस पर और भी आगे काम करने का प्रयास किया है कि इस पूरे मंदिरों को अगर जोड़ा जाए तो ये ओम वैली के रूप में बने थे। उसके आसपास सब जगह पानी था, और ये ओम के शेप में छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी जिनके ऊपर मंदिर बनाए गए थे, और वो मंदिर अभी भी उपलब्ध है। इस पे वृहद शोध की आवश्यकता, और इन सब मंदिरों को संरक्षण की बहुत आवश्यकता है जी। अभी भी भोपाल के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। जो भोजपुर का मंदिर बना है वो ओम के जो बिंदी होती है उसके ऊपर बना हुआ है, और मंडी द्वीप एक जमाने में जो पूरा तालाब था उसके बीच में एक द्वीप के रूप में उभरा था, और अक्सर वहाँ पे व्यापारी जाके अपने हिसाब किताब करते थे और कुछ लेन देन करते थे, क्योंकि द्वीप एक सुरक्षित जगह थी। तो धीरे धीरे पानी नीचे उतरता गया, और बाद में वो द्वीप को मंडी द्वीप कहते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से मंडी द्वीप को लोग जानते नहीं है, तो मंडी द्वीप वो द्वीप के रूप में था, एक व्यापार का स्थल था। आज भी वो एक अच्छा औद्योगिक केंद्र है। हाँ, अभी भी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया ही माना जाता है। जी। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण की ज़रूरत है अपने मंदिरों को लेके, और ये मुझे भी नहीं पता था कि जो हमारा भोजपुर का मंदिर है वो ओम की बिंदु पे है। तो एक ये नई चीज़ हमें और हमारे दर्शकों को पता पड़ी। आपने बताया कि टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी एडवांस नहीं थी। अभी की एडवांस टेक्नोलॉजी में हमने फॉरेन कंट्रीज़ के वीडियो में देखा है ज़्यादातर कि जो हम घर बना रहे हैं तो वो लोग पेड़ बचाने के लिए, आप अपने पर्सनल लेवल पे पेड़ काफ़ी बचाते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं हो, या वो अगर करना भी चाहें तो उनके पास वो साधन ही नहीं हो, तो वो लोग पूरा ऐसे पेड़ उठाते हैं और वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं यूज़ करते? देखिए, ऐसा है, भोपाल तो एक बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ का जो हरियाली हर किसी को पसंद आती है। आपने भी अपने स्टूडियो में इतना शानदार हरियाली कर रखी है। निश्चित रूप से पेड़ हमारे देवता हैं और हमको सांस देते हैं, इसका मतलब है कि हम उनके ऋणी हैं। हाँ। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप जिंदगी नहीं है, आपकी कोई जिंदगी नहीं। पर उसके साथ विकास जरूरी है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के आवागमन के साधन आवश्यक हैं, लोगों को अपने रोजगार के लिए गांव से शहरों में आना पड़ता है, शहरों में सुबह सुबह सब अपने काम पे जाते हैं, तो विकास की तो आवश्यकता है, पर विकास पर्यावरण के विनाश की शर्त पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। शहरों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसके मूलभूत जो प्राकृतिक संसाधन है उनको यथावत रखा जाए, प्रयास ये किया जाए कि यथावत रखा जाए। हाँ। हम जो
पिछले कोरोना में एक भयावहता हमने देखी थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण था कि हमने घर के आसपास के पेड़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले आप जानते होंगे, अगर किसी पुराने घरों में जाएं आप, तो घर के गांव के किनारे पे पीपल का पेड़ रहता था, जो शुद्ध ऑक्सीजन देता है। जी। एक नीम का पेड़ रहता था, हाँ। जो हवा को शुद्ध करता है। हाँ। और नीम के पेड़ के साथ ही और भी आम के, अमरूद के, सबके पेड़ पौधे घर के आसपास रहते थे, गांव के आसपास। जी। शहरीकरण होने की वजह से इन पेड़ों को काटा गया, इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पर अब आज की स्थिति में हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार के पेड़ों को नहीं कटना चाहिए। हाँ। आप इस प्रकार की प्लानिंग करें कि पेड़ बचे रहें, और अगर पेड़ बचते हैं तो उनका ट्रांसप्लांट का एक प्रयास कर सकते हैं, जैसे विदेशों में आपने बताया। हाँ। हालांकि इस तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया गया। जी। जब होशंगाबाद रोड का जो डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय कुछ पेड़ों को वहाँ के नट बाबा मंदिर में शिफ्ट किया गया, और उनके साथ उनकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप निकालने से पहले, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी रहती हैं, बहुत चौड़ाई तक फैली रहती हैं, तो उनमें केमिकल लगाया जाता है। वो निकालने के बाद वो सामान्य स्थिति में आए, इसके लिए आपको टाइम लगता बहुत अधिक उसका केयर करना है। तो उन पेड़ पौधों की केयर नहीं हो पाई, और नट बाबा मंदिर में जो पेड़ लगाए थे, वो पेड़ आज की तरह पे नहीं बचे। तो उसके विशेषज्ञों को साथ में रख के, और नियमित उनकी देखभाल बहुत आवश्यक है। हाँ। तभी वो पेड़ बच पाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्कीम निकाली, योजना की, एक पेड़ माँ के नाम। जब आप पेड़ माँ के नाम लगाएंगे तो माँ के पेड़ को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि माँ का नाम उसके साथ जुड़ा है। कितना भी आप प्रयास करेंगे तो माँ के नाम का पेड़ नहीं काटने देंगे। इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विभिन्न विकास योजनाएं शासन स्तर पर जब की जाती हैं, तो हम उससे निवेदन करते हैं। एक टाउन प्लानर होने के नाते मैं भी कॉलोनियों में सबसे पेड़ लगाने के लिए प्रयास करता हूँ। उनको कहता हूँ कि आप पहले पेड़ लगाइए। हर घर में ये बोलता हूँ कि कम से कम 5 पेड़ एक व्यक्ति को अपने घर के सामने लगाना चाहिए। और कुछ जगह हमने किया भी है। शासन स्तर पर भी जो योजनाएं रहती हैं, उनका भी हम शासन के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं कि आप इस योजना में कुछ परिवर्तन करिए, जिससे कि पेड़ कम करें। शासन में हमारे विगत वर्ष में एक योजना बनी थी शिवाजी नगर क्षेत्र की, उसमें 29,000 पेड़ों को काटने का योजना बनी थी, जिसमें एमएलए और एमपी क्वार्टर्स बनाने का प्रस्ताव था। मैंने अपने साथियों से चर्चा की जो हमारे मित्र पर्यावरण संरक्षण में काम करते हैं, और हमने इस विषय में विस्तृत आंदोलन की योजना बनाई। और शासन के प्रत्येक अधिकारी को इस बारे में निवेदन किया कि कृपया पेड़ मत काटिए, क्योंकि भोपाल की जो पहचान है वो प्राकृतिक पेड़ पौधों से ही, और अगर आप पेड़ काट दोगे तो हम लोग भोपाल को पहचान नहीं पाएंगे। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद मेरे ख्याल से ऐसा कभी पहली बार हुआ होगा, 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस निर्णय को हमारे निवेदन पर तुरंत बदल दिया, और उनका कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। तो ये भोपाल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, नहीं तो आज की तारीख में 29,000 पेड़ कटे हुए मिलते हैं। हाँ। तो ये एक बात है। अभी अयोध्या बाईपास रोड का चौड़ीकरण का भी कार्य प्रस्तावित है, उसमें भी 8,000 पेड़ों को कटना है। पेड़ों के बारे में बात बताना चाहता हूँ कि पेड़ जो रहते हैं, पेड़ों अगर 50 साल पुराना पेड़ है तो वो हेरिटेज पेड़ में आता है। बिल्कुल। वो धरोहर है आपका। हाँ। आप उसको नहीं काट सकते। हाँ। और अगर पेड़ों को काटेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना है उसमें। तो अगर 8,000 पेड़ आप काटेंगे तो जुर्माना कितना लगेगा। दूसरा, उसमें शासन ने इस बात का प्रस्ताव दिया था कि हम ऐसा करेंगे, जितने 8,000 पेड़ काटेंगे तो उसके एवज में 24,000 पेड़ हम बीएचएल की जमीन में लगा देंगे। तो हमने उसमें प्रस्ताव रखा कि आप जब 8,000 जो पेड़ जिस रहवासी के घर के आसपास लगे हुए हैं, तो उसको तो सांसें वहाँ से मिलती हैं उन पेड़ों से। अगर वो पेड़ों से सांसें वहाँ से मिल रही है, और आपने अगर 10 किलोमीटर दूर पेड़ लगाए, तो वो रहवासी की तो सांसें खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उससे। तो उसमें हमने प्रस्ताव दिया कि आप ऐसा करें, उसके घर के आसपास पेड़ लगाइए, उसके आसपास जो कॉलोनी उनको पेड़ लगाइए, जिससे कि कम से कम उस क्षेत्र में जो रहवासी है वो अपने आप को एक टैंक में नहीं रहे कि जिसमें हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो अभी प्रस्ताव विचाराधीन है, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी कम से कम पेड़ कटें।
एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जो हमारे चूनाभट्टी में हम्म, काली मंदिर के जस्ट सामने था, सामने। वो काट दिया गया। हाँ, तो उसको भी वो लोग बचा सकते थे। दरअसल क्या है कि जो शासन स्तर पे कार्य करने की तरीका है वो, उसमें सुधार आना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी रहती है कि भाई मेरे क्षेत्र में फटाफट काम करिए। जी। जो विधायक और मंत्री होते हैं वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि मेरे काम तुरंत होना चाहिए। हाँ। अधिकारी एक जगह पे रहते नहीं है, वो कहीं बाहर से आते हैं और बाहर से आने के बाद यहाँ कार्य करते हैं, तो उनको केवल अपना टाइम काटना है। हाँ। उनको भोपाल से कोई लगाव कोई रहता नहीं। मतलब नहीं है। हाँ। वो एयर कंडीशन वल्लभ भवन या सतपुड़ा में बैठते हैं हम्म। और वहीं से ऑर्डर देते जाते हैं। जी। मैं आपको बताऊं कि भोपाल में प्रशासक रहे एम एन बुच साहब। भोपाल की जो हरियाली है उसमें बहुत कुछ उनका समर्पण है। वो पेड़ों को काटने नहीं देते थे, और कोई भी बिल्डिंग बनती थी तो उसके पहले वो बोलते थे आप पर्यावरण से अनुमति लीजिए। हाँ। एक नगर निगम कमिश्नर थे मिस्टर श्रीवास्तव। आप सोचिए कि मैंने खुद उनको देखा है कि लिंक रोड के पौधों पे वो खुद जीप से उतर के पानी डालते थे। तो एक पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर। भोपाल के विकास में उनका बहुत योगदान है। उन्होंने भोपाल को बहुत विकास किया, और भोपाल जो आज खूबसूरत देख रहे हैं, भोपाल के जो वीआईपी रोड हैं, भोपाल की चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जी। उनका बहुत योगदान है। तो किसी भी विकास में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा होना चाहिए, हम्म। समर्पित सेवाभावी ईमानदार अधिकारी होना चाहिए, पर उसके साथ जागरूक नागरिक भी होना चाहिए। हाँ। आपके घर के आसपास क्या योजना बन रही है, आपके घर के आसपास क्या निर्माण हो रहा है, इस बात के लिए वहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आप उस पर जांच करिए, आप उस पता लगाइए कि क्या हो रहा है। और हर अगर चीज पे गलत, क्वेश्चन करना जरूरी हाँ, है। गलत होने पे आप चेतिए, हमने कहा टोकिए आप। हाँ। अधिकारी स्तर पे आप उनको बोलिए कि नहीं है, गलत कर रहे हैं। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। और अच्छा है आज की तारीख में आप जैसी नई जनरेशन इस बात में बहुत जागरूक है। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कल ये कहा कि भोपाल की महिलाओं ने स्वच्छता अभियान के लिए विशेष कार्य किया है। तो भोपाल की महिलाएं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने शानदार काम किया। आपने ये सारी चीज़ें बताई, इसमें से अगर आपको ये चांस दिया जाए भोपाल में फ्यूचर सिटी बनाने के लिए, तो तीन कौन से बड़े बदलाव आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि भोपाल को बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। जी। भोपाल को वर्टिकल जहाँ तक परमिशन होना चाहिए। अभी भी भोपाल में हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है। आप ये देखिए कि रोजगार का जो मूल क्षेत्र क्षेत्र है, भोपाल का केंद्र है, वो जैसे एमपी नगर है, न्यू मार्केट है, हाँ। यहाँ पर 6 मंजिल से अधिक की बिल्डिंग ही अलाउड नहीं है। हाँ। हाँ। आप यहाँ फ्लोर एरिया रेशो जो आप बिल्डिंग को हाइट देता है, आप क्यों नहीं यहाँ पे 50 मंजिला बिल्डिंग अलाउड हम्म। करते? हम्म। यहाँ का स्ट्रेटा बहुत अच्छा है, यहाँ का चट्टानी पूरा सतह है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन सकती है। यहाँ कोई जी। भूकंप का क्षेत्र नहीं आता, या हाँ। कोई बाढ़ का क्षेत्र नहीं है। तो जितना भोपाल को ऊंचाई में आज जितना ले जाएंगे, वर्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम्म। हॉरिजेंटल डेवलपमेंट में परेशानी ये थी कि आपको सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, आपको हाँ। रोड बनानी पड़ती है, सब फैल जाते हैं। दूरियां बढ़ानी दूरियां पड़ती हैं, पार्किंग की परेशानी होती है। हम्म। सबके घर घर दूर रहते हैं, ऑफिस से घर दूर रहता है, समय लगता है, हम्म। पेट्रोल लगता है। हम्म। तो उस सब से बचने के लिए वर्टिकल डेवलपमेंट सबसे पहले होना चाहिए। जी। पर वर्टिकल डेवलपमेंट, फिर से मैं कहूँगा कि प्राकृतिक संसाधन के एवज में नहीं होना चाहिए। हाँ। पेड़ पौधे आप वही रखेंगे, टोटल क्षेत्र का 10% में वर्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, 90% आपको पार्किंग और पार्क के लिए जगह छोड़ना पड़ेगी। तो वही सही विकास हो, ये हाँ। मेरा विजन है। सर, मान लेते हैं कि आपका जो विजन है और जो कस्टमर का विजन है और जो बजट है, वो तीनों चीज़ ना मिक्स नहीं हो पा रही हैं, तो आप किस चीज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती कि यार ठीक है, चल जाएगा इतना? देखिए, हम कंप्रोमाइज तो नहीं करते, हम पहले उसकी आवश्यकता समझते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है। हम्म। तो आवश्यकता को बजट के हिसाब से तैयार करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मन ही होता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनाऊं, हाँ। पर वो शाहजहां तो नहीं हो सकता। उसका खुद का बजट है। बिल्कुल। और हर महिला का ये होता है कि मेरा घर बहुत खूबसूरत हो, सपनों का घर हो। हाँ। तो जब उनको हम व्यवहारिकता बताते हैं कि ठीक है, आपने अच्छा सोचा है, पर अगर आप प्रैक्टिकल रूप से आप करने जाएंगे तो आपको इतना आपके बजट में संभव नहीं है। तो उनके बजट के अनुसार हम लोग तैयार करते हैं, पर हम उसमें विशेष बात ये ध्यान रखते हैं
कि जो शासन के नियम हैं, शासन की जो मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम है, भोपाल मास्टर प्लान है, उसमें जो अलग अलग नॉर्म्स दिए हुए हैं कि आप किस मकान पे कितना बना सकते हो, कितनी ऊंचाई बना सकते हो, कितना ग्राउंड कवरेज कर सकते हो, ये उसमें दिया हुआ है। तो उन बातों को फॉलो करने का हम प्रयास करते हैं और इस बात को समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आप अगर ये रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हाँ। जैसे सामने खुली जगह छोड़ना चाहिए। कई लोगों को प्रवृत्ति रहती है, नहीं साहब हम नहीं खोलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो उसका उपाय बताना पड़ता है कि भाई जैसे अब आप के स्टूडियो के सामने खुली जगह से खुशहाली हरियाली है, तो ऐसे उनको समझाना पड़ता है। और मेरा ये अनुभव है कि उनको अगर समझाया जाए तो समझ जाते हैं। अब फिर भी समझ नहीं पाए तो उनका भविष्य, वो उनके भविष्य उनके हाथों में है। हाँ। उनको सांसें नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हवा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वर्टिकल बिल्डिंग की बात की, उसमें हम प्लांटेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे आजकल टेरेस फार्मिंग हो रही है, हाँ, टेरेस पे लोग पौधे लगा रहे हैं, तो एक कि हम उसमें प्लांटिंग कैसे कर सकते हैं और अपने ग्रीनरी कैसे बढ़ा सकते हैं, दूसरा कि हम वाटर हार्वेस्टिंग को अपने बिल्डिंग के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात अभी कही। इस बारे में लोगों का थोड़ा ध्यान कम है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो हमको एक वो है, चेतावनी है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। जी। हमको अधिक से अधिक ग्रीनरी पर ध्यान देना चाहिए और निर्माण कार्य में जो तकनीक है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होती है, ऐसे निर्माण कार्य पे कंट्रोल करना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, आप बिल्डिंग में अधिक से अधिक कितनी ग्रीन कर सकते हैं। जी। अभी हमने कुछ बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं हम, इसमें कि वॉल पे पूरा वर्टिकल गार्डन डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा। टेरेस गार्डन के साथ ही बालकनी का डेवलपमेंट। पर मैंने आपको बताया कि जो टोटल एरिया है उससे 10% का बिल्टअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 90% आपको पार्क में या गार्डन के लिए जगह छोड़ना पड़ेगी, हाँ, तो ही इसमें संभावना होगी। इसमें एक और चीज़ बात आती है कि वाटर हार्वेस्टिंग, निश्चित रूप से जो बताया गया है कि अगला युद्ध होगा तो पानी पे होगा। पानी बहुत है पर पीने लायक नहीं है। हाँ। तो भगवान इतना, ईश्वर हमको इतना पानी देता है पर हम उस पानी को सहेज के नहीं रख पा रहे। पुराने ज़माने में आपने जो बावड़ियाँ देखी होंगी, भोपाल में भी कई बावड़ियाँ, उनको पहले ऐसा था कि वो पानी जो बारिश का आता था उसको सहेज के रखा जाता था। गुजरात और राजस्थान में भी कई ऐसे बावड़ियाँ हैं जहाँ पे कि पानी को सहेज के रखे हैं। विश्व धरोहर के रूप में मानी जाने वाली रानी की बाव, जो कि 100 रुपये के नोट पे प्रकाशित है, वो बावड़ी है। तो पानी एकत्रित करने का, पानी संचय करने का कार्य किया जाता था। तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए। शासन स्तर पे जितनी शासन की बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें भी वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए। जितनी मार्ग, रोड हैं, उनके आसपास का पानी बह जाता है, उनमें भी वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य होना चाहिए। और भोपाल नगर निगम द्वारा ये इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए जब बिल्डिंग परमिशन दी जाती है तो उनकी धरोहर राशि रखी जाती है कि आप जब इसमें अपने भवन में वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो धरोहर राशि उसकी वापस की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में भी कुछ उसमें रियायत देने का घोषणा की है। तो इसमें व्यक्ति को खुद दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने पानी को कैसे सहेजें। हम हमारे साथी कई लोग इस बात के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग सेमिनार और वर्कशॉप करके जनता को समझाते हैं और प्रयोग करके बताते हैं। तो इस बात पे विशेष ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और हम सब मिलकर करेंगे, कर रहे हैं। आपने बताया कि ग्रीनरी और जगह छोड़नी चाहिए हमें अपने गार्डन के लिए। जैसे पुराने घर हमने मूवीज में भी देखे हैं और ऐसे भी देखे हैं कि उसमें बीच में खुली जगह रहती थी और आसपास पूरा खुला रहता था, मतलब आप पूरे घर का एक परिक्रमा लगा सकते हैं। तो उसका वास्तु से रिलेटेड क्या देखिए, वास्तु जो है वो पूरा जो प्राकृतिक तत्व है उनसे निर्भर है। प्राकृतिक पानी, आकाश, धरती, जल, वृक्ष, इन सब का जब संयोजन होता है तो वास्तु बनता है। तो इन सब का संतुलन चाहिए, इनका संयोजन चाहिए, इनका समावेश होना चाहिए।
तो हम देखते थे पुराने जो घर रहते थे उनमें एक बीच का ओपन एरिया रखा जाता था, उसको आंगन कहते थे या बाखल कहते थे। पुराने घरों में देखिए कि शुरू में घर में जब एंट्री होती थी तो एंट्री थोड़ा सा छोटी जगह से होती थी, फिर बाद में अंदर खूब अच्छा दालान कॉरिडोर रहता था, वरांडा रहता था, तो जहाँ पे बुजुर्ग बैठ के अपने दिन भर बातचीत करते हैं, खाना पीना सब होता था। केरल के आपने मकान देखे होंगे, उसमें बीच में ओपन एरिया रहता। हाँ। तो इस प्रकार का होना आवश्यक है, पर चूंकि हम लोग विश्व स्तर के मकान बनाने की जब बात करते हैं तो जो यूरोपीय देश है उसमें सामने खुला रखते हैं, अंदर बंद रखते हैं। हाँ। पर मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि आज भी भोपाल के कई पुराने मकान हैं, आप देखने जाएंगे तो उसमें अंदर वरांडा है, वरांडे में पेड़ लगे हुए हैं, अंदर हमारे तुलसी का चौबारा है। हाँ हाँ हाँ। आपने देखा महिलाएं स्नान करने के बाद वो तुलसी का पौधे को पूजन करती थी, उसे जल देती थी। तो उसके प्रति यही था कि आप पेड़ पौधों से अपना लगाव जोड़िए। आज तुलसी का वृक्ष है, पौधा जो रहता है वो कितनी औषधीय गुण है उसमें, बिल्कुल। वो एक सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। आपके घर में अगर बीचों बीच तुलसी जी का पौधा लगा है तो एक अलग ही आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है। कई फिल्में भी बनी है, आपने सुना होगा मैं तुलसी तेरे आंगन की पिक्चर बनी है जी। और भी भारतीय संस्कृति में तुलसी को एक मोस्टली मूवीज में दिखाया मूवीज में जाता दिया है कि तुलसी जी की पूजा हो रही है या वो घर के बाहर लगी हुई है। उसके इतने औषधीय गुण हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मतलब बुखार में, आपको बॉडी एक में, आपका शरीर दर्द में, आपको कोई और परेशानी, तो तुलसी बहुत फायदेमंद है। तो ये भी बहुत से इसका लोग ऐसे भी हैं जो जब ग्रहण आता है तो वह अपने घर में जगह जगह या पानी में तुलसी डाल के रखते हैं। आपने देखा होगा अपने मंदिरों में जब चरणामृत पिलाया जाता है तो उसमें भी जी, तुलसी उसमें पत्र भी डाला तुलसी। रहता है। उसके पीछे शुद्धिकरण और उसका जो सत्व है तुलसी का वो आपको पीने को मिले, इसके पीछे हाँ कारण है। हाँ। तो मतलब पुराने घरों से हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारे पांचों तत्व हैं वो कैसे मिलते हैं जी। और वो कैसे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ये वाटर लॉगिंग हो रही है, फ्लड आ रहा है कुछ जगहों पे, अभी हम ऊंचाइयों पे देख रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग, हमारे यहाँ पे भी होती है वाटर लॉगिंग। तो इन सब चीज़ों का, और नेचुरल जो डिज़ास्टर हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे उन सब चीज़ों से हम अपने घर को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक प्रूफ तो घर आ गए हैं, अब ज़्यादातर जापान में वही बनते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसी कोई चीज़ है क्या? देखिए जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो नदी है या प्राकृतिक नदी नाले हैं उनके आसपास का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नदियां जो हैं वो भी एक प्राकृतिक जल है और हमारे जीवन का एक विशेष उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए नदियों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो शासन ने नियम बनाया कि लगभग हर नदी के 100 फीट दूर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि नर्मदा नदी हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है। लगभग 65% यहाँ की जो जनता है वो नर्मदा नदी के जल से उसका जीवन चलता है। और ये सौभाग्य है कि नर्मदा के आसपास कोई बड़े शहर नहीं है। हाँ। जबलपुर या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो होशंगाबाद, कुछ और छोटे छोटे शहर हैं। तो नर्मदा में बहुत अच्छी अभी भी इस संभावना है कि वहाँ का पानी दूषित होने से रोका जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि जो नर्मदा नदी है, जो हमारी एक आस्था का केंद्र है और हमारे लिए पूज्य है और हमारे को जीवन देने वाली है, तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तकनीकी रूप से जो हम लोगों को नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार का, किस कैटेगरी का भूकंप क्षेत्र है, उस भूकंप क्षेत्र में क्या प्रावधान रखना चाहिए, वो सब प्रावधानों का समावेश हम लोग करते हैं। पर मूलभूत से जिम्मेदारी जो उसका उपयोग करने वाली उनकी है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं की होगी। बिल्कुल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर जगह भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ का विभाग है जो पहले से भी आपको चेताता है कि आप संभल के रहें, और जब बाद में कुछ हो जाता है तब भी आपको बचाता है। तो हम खुद दुर्घटना को आमंत्रण कर रहे हैं, इसके बजाय आप ऐसा करें कि आप दुर्घटना से दूर रहें। तो आप तो परेशान होने से बचेंगे और शासन को भी किसी
परेशानी से बचाएंगे। जैसे नदी नालों में ज़्यादातर अब बादल फट रहे हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? देखिए क्या है कि जैसे भी गर्मी बढ़ रही है तो पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, हम्म। तो पहाड़ों की बर्फ पिघलने से जो पानी का फ्लो है वो बढ़ जाता है। हाँ। अचानक गर्मी बढ़ गई, बर्फ पिघली और उससे आपने देखा होगा कि अचानक बादल फटने की जैसी घटनाएं होती हैं। हाँ। तो इसमें लगभग हम लोग जब योजनाएं तैयार करते हैं तो लगभग पुराने पिछले 100 वर्ष का उसका इतिहास देखते हैं कि इस नदी का अधिकतम फैलाव कहाँ तक रहा होगा, हम्म। या इस नदी में अधिकतम ऊंचाई तक कहाँ तक पानी आता है, हम्म। या अगर इसमें निर्माण कार्य होगा तो इसका निर्माण कार्य कहाँ तक अपन रोक सकते हैं। हम्म। तो हर जगह की जो नदियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, पहाड़ से लेके पूरा केरल तक, हर नदी या तालाब के आसपास के लगभग 100 फीट तक तो कोई निर्माण कार्य का अनुमति नहीं दी गई है। अब मानसिक प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा रिसॉर्ट बिल्कुल नदी से लगा हुआ हो, मेरा जो कमरा हो ऐसा हो कि उससे नदी से दिखती हो। मोस्टली हम और वहां जाते तो पर्यटक वही देखने वही जाते हैं देखता कि रिवर व्यू आपका रिसॉर्ट है या हाँ, होम स्टे है। तो हम लोगों ने गलती ये करी है कि जो पर्यटक स्थल है, जो हमारी पूजा के स्थल है, उनको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अच्छा। पर्यटन और पूजा दोनों में अंतर है। आप किसी पूजा स्थल पर जा रहे हैं तो उसे पर्यटक के रूप में नहीं जाइए। जी। तो शासन स्तर पर भी कुछ निर्माण कार्य ऐसे हुए जो उन्होंने रिसॉर्ट और होटल तालाब के किनारे या नदियों के किनारे बनाए हैं। तो जब शासन ऐसा करेगा तो फिर सामान्य व्यक्ति क्यों करे। भोपाल में ही बिल्कुल। कई बिल्डिंग्स ये बनी, शासन की बिल्डिंग्स बनी है, हम्म। शासन के होटल बने हुए जो तालाब के क्षेत्र में बने। जी। तो शासन को खुद अपने पे रोक लगना चाहिए और पर्यटकों को खुद सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जगह हम नहीं जाएं, हाँ। जिससे कि यहाँ पर आपको लगता हो कि यहाँ पे दुर्घटना की संभावना है, हाँ। पहाड़ खिसकने की संभावना होती है, वाटर लॉगिंग की संभावना होती है, झरने, नदियाँ, नाले, ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। इनसे इनका आनंद लें मगर इसमें अपना निवास न बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। पर जैसे आपने बताया था कि कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं जिसकी वजह से पानी थोड़ा हद तक रुक जाता है। जी जी। पर अब नेचुरल डिजास्टर को जी, कैसे जी। ही कहाँ तक रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए। देखिए नदी जो रहती है, नदी एक स्वतंत्र उसका प्रकृति रहती है। वो नदी जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है वो निकलती जाती है, बिल्कुल। उसको कोई रोक नहीं पाता है। उसका जो स्लोप रहता है, उसका जो चौड़ाई में बहाव रहता है, उसमें वो अपने हिसाब से चलती है। और जो हमारे एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ, वो देखते हैं कि नदी का बहाव कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो देखते हो सकता है कि नदी का बहाव इस तरफ आए तो उस जगह हम लोग कहीं ना कहीं उसके बचाव के उपाय करते हैं। जी। और कई कई जगह अच्छी वर्टिकल कंक्रीट वॉल्स बनाई है। पर प्रकृति से आप झगड़ा नहीं कर सकते, प्रकृति से प्रेम ही करना पड़ेगा। आप किसी से झगड़ा करोगे तो उसके मन में आपके प्रति दुर्भावना रहेगी और कभी न कभी आपसे बदला लेगी। और ऐसा कहते हैं ना कि पानी अपनी जगह बना ही लेता है, तो कहीं ना कहीं से वो आपसे बदला लेगा, आपने अगर उसका रास्ता रोका तो। बिल्कुल। उससे प्रेम करिए, उसको प्यार करिए, उसको अपना बनाइए, वो आपको अपना बनाइए। सर आप हमारे अपना पोस्ट के व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चूँकि एक टाउन प्लानर और स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपका घर खूबसूरत होना चाहिए, उसमें सकारात्मक सोच होना चाहिए। बड़ा ना हो पर वो मकान नहीं हो, घर होना चाहिए जहाँ पे आपकी भावनाएं का संप्रेषण हो, जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पर ईश्वरीय शक्तियों का आदान प्रदान आपके द्वारा हो और आप अपने परिवार को खूब खुशहाल देखें। आपका घर में रहने वाले हर व्यक्ति खूब उन्नति करे, खूब आनंद से रहे, इस प्रकार का घर होना चाहिए। और हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका घर ऐसा ही बने, इस बात की मेरी इच्छा रहती है। थैंक यू सो मच सर। हम अपना पोस्ट की तरफ से आपको एक गिफ्ट देना चाहेंगे क्योंकि आप भी प्लांट लवर हैं, ट्री लवर हैं और हम लोग भी उस चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा तोहफा भेंट करना चाहूँगी। उससे पेड़ बहुत बढ़िया। ये काय का है? जासून का? हर सिंगार। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, हमसे हमारे अपना पोस्ट के व्यूअर्स के साथ और हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। और एक आर्किटेक्ट ऐसे जो कि सोशल वर्क ज़्यादा करते हों, अपने कल्चर को अपने साथ रखते हों मजबूती की तरह और पेड़ पौधों से प्यार करते हों। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अपना पोस्ट।